आज हम भारत के एक बहुत ही अहम कानून की गहराइयों में उतर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसे हम आम तौर पर आईटी एक्ट 2000 कहते हैं। जी, हमारे पास स्रोत के तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धाराएं और दंड नाम का एक दस्तावेज है, जिसमें इसके जरूरी हिस्सों का जिक्र है। हमारा मकसद है इस फाउंडेशनल साइबर कानून की नब्ज पकड़ना, खासकर उन सेक्शंस को समझना जो हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि ये भारत का पहला ऐसा बड़ा कानून था जिसने एक तरह से डिजिटल दुनिया को कानूनी दायरे में लाने की कोशिश की। ई गवर्नेंस से लेकर साइबर क्राइम तक इसने कई चीजों की नींव रखी। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, इस कानून की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि 2000 के दशक की शुरुआत में भारत में इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल वो तेजी से बढ़ रहा था। हाँ, ईमेल वगैरह। हाँ, ईमेल भेजे जा रहे थे, कुछ ऑनलाइन लेन देन शुरू हो रहे थे, लेकिन इन सब को कोई लीगल बैकिंग, कोई कानूनी मान्यता नहीं थी। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए ये एक्ट लाया गया। इसे 9 जून 2000 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली अच्छा। और 17 अक्टूबर 2000 से ये पूरे देश में लागू हो गया। और इसका स्ट्रक्चर भी, जहां तक स्रोत बताते हैं, काफी बड़ा था। जब ये बना तब इसमें 13 अध्याय थे और शायद 94 धाराएं थीं। जी हाँ, 94 सेक्शंस थे शुरू में, और 2 अनुसूचियां शेड्यूल्स भी थीं, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर, इन सब चीजों से जुड़ी थी। लेकिन फिर इसमें बदलाव भी हुए हैं ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, तकनीक तो कभी रुकती नहीं और कानून को भी उसके साथ चलना ही पड़ता है। 2000 के बाद तो साइबर दुनिया में बहुत कुछ बदल गया। सोशल मीडिया आ गया, ऑनलाइन फ्रॉड के नए नए तरीके आ गए, साइबर हमले बढ़ गए। इसीलिए 2008 में एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया, जिसे आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि धाराओं की संख्या बढ़कर 124 हो गई और कई नए अपराधों और नियमों को इसमें जोड़ा गया। तो आज हम जिस कानून की बात कर रहे हैं वो असल में ये संशोधित वाला है। ठीक है, तो नींव और संरचना तो समझ आ गई। अब उन धाराओं पर आते हैं जिनका सीधा असर हम पर, आप पर और हाँ, कंपनियों पर भी पड़ता है। शुरुआत करते हैं धारा 43 से, अनअधिकृत पहुंच और डेटा चोरी। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, इसका दायरा काफी बड़ा है। ये सिर्फ वो हैकिंग नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं। अच्छा। हाँ, अगर कोई बिना इजाजत आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या किसी भी नेटवर्क में घुसता है, उसमें से कोई डेटा कॉपी करता है, डाउनलोड करता है, उसे डिलीट करता है, नुकसान पहुंचाता है या उसमें कोई वायरस या मैलवेयर डालता है, ये सब कुछ धारा 43 के तहत आ जाता है। और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है और आप ये साबित कर देते हैं, तो दोषी व्यक्ति या संस्था को आपको हर्जाना देना पड़ सकता है। और ये हर्जाना 1 करोड़ तक भी हो सकता है। 1 करोड़ तक? बाप रे। हाँ, ये दिखाता है कि कानून डिजिटल घुसपैठ को कितना गंभीर मानता है, चाहे वो क्रिमिनल केस ना भी बने। ये तो वाकई गंभीर है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और अहम पहलू है डेटा सुरक्षा का। आजकल कंपनियां हमारा कितना सारा डेटा रखती हैं, मतलब पासवर्ड, फाइनेंशियल डिटेल, सब कुछ। अगर वो लापरवाही बरतें तो? इसके लिए क्या है? हाँ बिल्कुल, यहीं पर आती है धारा 43A, संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा में लापरवाही। ये सीधे तौर पर कंपनियों, बैंकों या किसी भी ऐसी संस्था पर लागू होती है जो लोगों का सेंसिटिव पर्सनल डेटा संभालती है। सेंसिटिव पर्सनल डेटा जैसे आपके पासवर्ड्स, फाइनेंशियल जानकारी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड नंबर, हेल्थ रिकॉर्ड्स, बायोमेट्रिक जानकारी, ये सब। और अगर उनकी लापरवाही से मान लीजिए किसी का डेटा लीक हो जाए या उसका गलत इस्तेमाल हो जाए, होगा। और यहाँ मुआवजे की ऊपरी सीमा 5 करोड़ तक रखी गई है। 5 करोड़? जी हाँ। ये तो हुई डेटा सुरक्षा की बात। अब थोड़ा और तकनीकी पहलू देखते हैं। धारा 65, कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़। सोर्स कोड किसी भी सॉफ्टवेयर का आप समझ लीजिए दिल होता है, उसका ब्लूप्रिंट। अगर कोई जानबूझकर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के सोर्स कोड को छिपाता है, बदलता है या उसे नष्ट कर देता है, तो वो इस धारा के तहत जेल नहीं, इसके लिए आपराधिक सजा का प्रावधान है, मतलब जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। अब एक और धारा देखते हैं, धारा 66। ये भी कंप्यूटर से जुड़े अपराधों की बात करती है, पर यह धारा 43 से कैसे अलग है?
अगर कोई धारा 43 में बताए गए काम जैसे डेटा डिलीट करना, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, ये सब बेईमानी से या किसी को धोखा देने के लिए करता है, तो उस पर धारा 43 के बजाय धारा 66 के तहत मुकदमा चलेगा, जिसमें इसके लिए सजा है 3 साल तक की कैद या 5 लाख तक का जुर्माना या दोनों। 66B, चोरी किए हुए कंप्यूटर संसाधन या कम्युनिकेशन डिवाइस का बेईमानी से इस्तेमाल करना। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर कोई चोरी का लैपटॉप या मोबाइल फोन खरीदता या इस्तेमाल करता है, ये जानते हुए कि वो चोरी का है? बिल्कुल। अगर कोई बेईमानी से ऐसे डिवाइस को प्राप्त करता है या रखता है, तो उसे 3 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पहचान की चोरी, जिसे अंग्रेजी में आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, जैसे किसी का पासवर्ड या बायोमेट्रिक जानकारी चुरा लेना, उसके लिए खास तौर पे है धारा 66C। अगर कोई धोखे से या बेईमानी से किसी दूसरे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड या किसी और यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर का इस्तेमाल करता है, तो अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है तो वो पहचान की चोरी का दोषी है। और सजा क्या है इसके लिए? इसके लिए भी 3 साल तक की कैद और साथ में जुर्माना भी हो सकता है, जो 1 लाख रुपए तक जा सकता है। चीटिंग बाय पर्सनेशन, यानी प्रतिरूपण द्वारा छल। अगर कोई कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करके किसी और व्यक्ति होने का नाटक करता है और उसके जरिए धोखा देता है, तो ये अपराध है। आजकल जिसे कैटफिशिंग कहते हैं ना, हाँ, कैटफिशिंग, वो काफी हद तक इसी दायरे में आ सकता है। और इसकी सजा भी वैसी ही है, धारा 60C जैसी। जी हाँ, सजा वही है, 3 साल तक की कैद और साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। धारा 66 सीधे तौर पर निजता के उल्लंघन यानी वायलेशन ऑफ प्राइवेसी से जुड़ी है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि अगर कोई जानबूझकर किसी की सहमति के बिना उसके प्राइवेट एरियाज की, मतलब निजी अंगों की, या ऐसे किसी एक्ट की तस्वीरें लेता है, कैप्चर करता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है, जिसमें उसे प्राइवेसी की उम्मीद हो और जिससे उसकी निजता भंग होती है, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो अब सजा क्या है? हाँ, सजा क्या है? इसके लिए 3 साल तक की कैद या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। निजता के बाद एक और गंभीर मुद्दा है ऑनलाइन अश्लील सामग्री का, पोर्नोग्राफी का। इसके बारे में कानून क्या कहता है? देखिए, इसके लिए 3 मुख्य धाराएं हैं, 67, 67A और 67B। ये तीनों ही अश्लील सामग्री से जुड़ी हैं, लेकिन इनमें फर्क है। क्या फर्क है? धारा 67 सामान्य रूप से किसी भी अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने को अपराध मानती है। मतलब ऐसी सामग्री जो कामुक है या लोगों की रुचि बिगाड़ सकती है। ठीक है। और 67A? धारा 67A उससे एक कदम आगे है। ये ऐसी सामग्री से संबंधित है जिसमें लैंगिक रूप से स्पष्ट कार्य, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट दिखाया गया हो, मतलब ज्यादा ग्राफिक कंटेंट। और 67B? वो शायद सबसे गंभीर है। हाँ, धारा 67B सबसे गंभीर है, क्योंकि ये बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में है। तो इनमें सजा भी अलग अलग होगी? हाँ, सजा काफी अलग है और काफी सख्त भी है। बताइए जरा। धारा 67 सामान्य अश्लील सामग्री के लिए पहली बार अपराध करने पर 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। लेकिन अगर वही अपराध दोबारा किया जाता है तो सजा बढ़कर 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकते हैं। ओके, और 67A के लिए? धारा 67A लैंगिक रूप से स्पष्ट सामग्री के लिए सजा और भी कड़ी है। पहली बार में ही 5 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना, और दोबारा करने पर 7 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना। बाप रे! और बच्चों से जुड़ी सामग्री यानी धारा 67B के लिए? वो तो सबसे भयानक है। जी हाँ, धारा 67B के मामले में कानून बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतता। बच्चों को चित्रित करने वाली किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री बनाना, उसे पब्लिश करना, ब्राउज करना, डाउनलोड करना, स्टोर करना या उसका, ये सब कुछ गंभीर अपराध है। सजा? इसके लिए पहली बार अपराध पर ही 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है, और अगर ये अपराध दोहराया जाता है तो सजा 7 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकती है। धारा 66F साइबर आतंकवाद यानी साइबर टेररिज्म से संबंधित है। ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। अगर कोई व्यक्ति या समूह कंप्यूटर नेटवर्क या कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने का इरादा रखता है, इसके लिए सजा क्या हो सकती है? ये इस कानून के तहत सबसे गंभीर अपराधों में से एक माना जाता है, और इसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। आजीवन कारावास? जी।
धारा 69 सरकार और उसकी एजेंसियों को कुछ खास परिस्थितियों में किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क से आने जाने वाले डेटा ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने, मॉनिटर करने या डिक्रिप्ट करने का अधिकार देती है। डिक्रिप्ट करने का भी? जी। कानून के अनुसार ऐसा सिर्फ कुछ विशेष आधारों पर ही किया जा सकता है, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए या किसी गंभीर अपराध को होने से रोकने के लिए या उसकी जांच के लिए। इसी तरह की एक और शक्ति है वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की, धारा 69A। ये भी काफी चर्चा में रहती है। सही कहा। ये धारा केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि वो उन्हीं आधारों पर जो धारा 69 में बताए गए हैं, किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से जनता तक पहुंचने वाली किसी भी जानकारी को ब्लॉक करने का निर्देश जारी कर सकती है। अगर कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या सोशल मीडिया कंपनी इस आदेश को ना माने तो उस मध्यस्थ यानी इंटरमीडियरी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। अच्छा, राष्ट्रीय महत्व के सिस्टम्स की सुरक्षा के लिए भी शायद कोई खास प्रावधान होगा, जैसे हमारे पावर ग्रिड्स या बैंक सर्वर्स? हाँ, उसके लिए धारा 70 ये सरकार को अधिकार देती है कि वो कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स को संरक्षित सिस्टम यानी प्रोटेक्टेड सिस्टम घोषित कर सकती है। और इन संरक्षित सिस्टम्स में घुसपैठ करने की कोशिश करने पर क्या होता है? अगर कोई बिना अधिकार के ऐसे किसी प्रोटेक्टेड सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश करता है या उसमें घुसपैठ करता है तो एक बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। इसके लिए सजा बहुत कड़ी है, 10 साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। धारा 72 गोपनीयता भंग करना। ये किस पर लागू होती है? आम आदमी पर? नहीं, ये खासतौर पर उन अधिकारियों पर लागू होती हैं जिन्हें इस कानून के तहत कोई शक्ति मिली है। अगर ऐसे किसी अधिकारी को अपने काम के दौरान कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किताब, रजिस्टर, पत्राचार, कोई भी जानकारी, दस्तावेज या कोई और सामग्री मिलती है और वो उसकी गोपनीयता भंग करता है, मतलब बिना संबंधित व्यक्ति की सहमति के उसे किसी और को बता देता है, तो क्या होगा? तो उस अधिकारी को 2 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 72A अनुबंध के तहत प्राप्त जानकारी को सहमति के बिना प्रकट करना। ये खास तौर पर सेवा प्रोवाइडर्स मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स पर लागू होती है। ये क्या? सेवा प्रोवाइडर आपके साथ हुए उस अनुबंध का उल्लंघन करते हुए और आपकी सहमति के बिना आपकी उस व्यक्तिगत जानकारी को किसी और को इस इरादे से बताता है कि आपको नुकसान पहुंचे या ये जानते हुए कि इससे आपको नुकसान हो सकता है, तो उस सेवा प्रदाता या उसके कर्मचारी को सजा हो सकती है। बिल्कुल। ऐसा करने वाले को 3 साल तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये प्रावधान कंपनियों को ग्राहकों के डेटा का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का पालन करने के लिए बाध्य करता है। तो हमने काफी सारी धाराएं देखी, डेटा चोरी से लेकर पहचान। तो ये थी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कुछ अहम धाराओं पर हमारी आज की ये चर्चा।